बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो है जानेंगे जो हमने कल जो नेक्स्ट कल का जो वीडियो मैं बनाया था, जिसमें वीडियो आपको बताया था हिस्ट्री के स्रोत में दीपवंश महावंश, तो पाली भाषा में लिखित सिंहली बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन व शाक्यकालीन परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। तो आज हम जानेंगे बुद्ध चरित्र। इसके आगे जो था वो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र में हम सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो हम जानेंगे। पहला पॉइंट जो है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। पहले पॉइंट को हम समझेंगे। देखिए, कनिष्क के दरबारी कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष, कौन? अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। यानी कनिष्क के दरबारी जो थे अश्वघोष द्वारा, यानी प्रथम जो शब्दावली यानी शताब्दी में रचित ग्रंथ है, यानी बुद्ध चरित्र। फिर इस ग्रंथ की भाषा जो थी वो क्या थी? इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। क्या है? वो संस्कृत है। उसके बाद इस ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन यानी प्रस्तुत करता है, यानी वर्णन दिखाता है। यानी जो ये बुद्ध चरित्र में, यानी जो कनिष्क के दरबारी अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, यह संस्कृत भाषा में लिखा। पहली बात तो ये पहला पॉइंट, संस्कृत भाषा में लिखा। दूसरा, इसमें जो था वो बुद्ध के जो चरित्र थे उनकी पूरी तरह से चीज़ों का वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस जो था वो विशाख दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। यानी विशाख दत्त द्वारा रचित, ये क्या है? रचित क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। ये इतिहास से जुड़ा हुआ नाटक उन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ की जो रचना की गई थी, इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई है। यानी 500 ईस्वी के आसपास हुई है। यानी ये पॉइंट आप लोग बड़ी अच्छे से समझते जाइए। सारी चीज़ें ये इतिहास के स्रोत में से हैं। सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी ये कब हुई है? 500 ईस्वी के आसपास हुई है। फिर उसके बाद जो है इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो अभी हमने देखा बुद्ध चरित्र को देखा, फिर मुद्रा राक्षस को देखा। अब हम मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई है। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद आते हैं मृच्छकटिकम। यानी इसके बाद जो है वो क्या है? मृच्छकटिकम हम जानेंगे। महाकवि
मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी ये क्या है, महाकवि जो शूद्रक थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। और इसका जो मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत, मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन मिलता है। यानी हम मृच्छकटिकम जो है में गुप्तकालीन भारत का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये हमने सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, आप समझते जाइए इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली जा रही हैं, किन किन किताबों में हमें सारी चीज़ें, इतिहास की सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए। उसके बाद आता है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये क्या थे, सम्राट हर्षवर्धन यानी इनका टाइम पीरियड जो था 606 से 648 ईस्वी तक द्वारा जो प्रणीत के नाटक, जो प्रणीत ये नाट्य कृतियां 7वीं शताब्दी के इतिहास के, यानी 7वीं शताब्दी में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं पे, इतिहास की जो घटनाएं हुई उन घटनाओं पे पूरा प्रकाश डालती है। ठीक है, अब क्या है, इन ग्रंथों की जो रचना हुई वो 7वीं शताब्दी के, इन ग्रंथों की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई या पूर्व में हुई थी। यानी इन ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो 7वीं शताब्दी की से पहले हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं, यानी इसके बाद हम देखेंगे जो है आपका हर्षचरित देखेंगे तो सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि किसको कहा जाता है, जो राजा के दरबार में जो कवि होते हैं उन्हें राजकवि कहा जाता है। बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा रचित, यानी बाणभट्ट जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे, उन्होंने हर्षचरित को रचा था, लिखा था। इसके बाद इस ग्रंथ में हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। यानी हर्षकालीन के समय क्या क्या चीज़ें थी, क्या सही था क्या गलत था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। फिर आता है विक्रमांक देवचरित। तो ये जो है ये कवि विल्हड़, यानी जो कवि विल्हड़ द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। यानी ये जो विक्रमांक देवचरित्र है ये 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है, जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया। तो इस ग्रंथ के माध्यम से, यानी इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के, यानी इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य छठे के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, विक्रमांक देवचरित से। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी।
अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे प्रमुख दरबारी कवि। प्रमुख दरबारी कवि कौन किसके वक्त में दरबारी कवि था, ये सारी जानकारियां अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाणभट्ट। ये हम पहले चार्ट समझा लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा। और कवि हो गए और ये हो गए आश्रयदाता नरेश, और यानी वंश भी कह सकते हैं, आश्रयदाता नरेश और वंश। सबसे पहले थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के जो थे वो किसके वक्त में थे, हर्षवर्धन के वक्त में थे। और इनका जो था 600 से 648 तक था। और इनका वंश जो था वो था वर्धन वंश। इनका वंश जो कहा जाता है वो है वर्धन वंश। हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से आसानी से समझ में आएगा, वर्धन वंश था। फिर उसके बाद है वाक्यपतिराज। वाक्यपतिराज के यशोवर्मन थे। इनका जो टाइम पीरियड था 700 से यानी 740 था। और ये चंद्र वंश के थे। फिर उसके बाद आता है पदनगुप्त परिमल। पदनगुप्त परिमल जो थे ये किस उससे थे, आश्रयदाता कौन था, वाक्यपति मुंज। और इनका टाइम पीरियड जो था 973 से 996 था। और इनका जो वंश था वो था परमार। फिर है वल्लाल जो थे वो राजा भोज के जो थे उनके वक्त में थे। और ये 1010 से 55 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये थे मरमार। इनका जो वंश था वो था मरमार। फिर थे विल्हड़ का जो टाइम में जो राजा थे विक्रमादित्य थे, यानी विक्रमादित्य चौथे। और इनका टाइम पीरियड था 1706 1126 तक। और ये चालुक्य वंश से इनका रिलेशन था या नाता था। फिर है संध्याकर नंदिन जो थे वो राजा रामपाल। और इनका टाइम पीरियड था 1007 to 1120। और ये पाल वंश से ताल्लुक इनका था। फिर आता है हेमचंद्र राजा थे वो कुमारपाल। इनका टाइम पीरियड था 1008 and 1172। और ये सोलंकी वंश से इनका ताल्लुक था। फिर उसके बाद आते हैं आनंद भट्ट थे बल्लाल सेन। आनंद भट्ट वो बल्लाल सेन के वक्त में थे। और इनका टाइम पीरियड था 1158 to 78। और ये सेन वंश से इनका ताल्लुक था या इनसे रिलेशन था। फिर चंद्रबरदाई, जिनका नाम काफ़ी फेमस है और लोग जानते हैं। चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज थर्ड। और इनका टाइम पीरियड था 1178-92 से चौहान वंश। ये चौहान वंश से इनका रिलेशन था। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं। उसके बाद जो अगले राजा थे वो थे जयनक। उसके बाद जो अगले राजा थे वो कौन से थे, वो जयनक थे। जयनक थे। ये भी पृथ्वीराज राजा के थर्ड के वक्त में इनका भी वही टाइम पीरियड था। यानी हाँ, ये भी चौहान वंश से ही इनका रिलेशन रहा, चौहान वंश। और उसके बाद राजा जयचंद्र जो कि इनका हमीर देव
ये 1283 से 1301, और ये भी इनका भी जो वंश था वो चौहान वंश था। फिर राजानाथ जो थे, राजानाथ सेकंड, ये अच्युत देव, इनका अच्युत देव राय, ये 1529 से 42, ये तुलुव वंश से इनका रिलेशन था। तो ये हमने देखा कि कौन दरबारी कवि कौन कौन से थे, ये मैंने बताया। तकरीबन मैंने 13 दरबारी कवियों का नाम बताया, और जो जिन्होंने आश्रय दिया था राजा, उनका नाम बताया। अब हम आगे देखेंगे नवशांक चरितम। ये कब है? ये पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है, यानी ये 11वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है, यानी संस्कृत साहित्य का, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग समझते हैं, संस्कृत साहित्य का सबसे प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो कहानियाँ, या बहुत बड़ी कहानी का कह सकते हैं स्रोत कहा जा रहा है। तो इस ग्रंथ में परमार शासक, सिंधुराज नौ सहशांक के संदर्भ में पूरी जानकारी हमें मिलती है। यानी जो ये नवशहशांक चरितम है, इसमें हमें ये तो पहली बात तो ये पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया। फिर संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस ग्रंथ में परमार शासक सिंधुराज नवशहशांक का पूरा चरित्र इसमें मिलता है। अब हम देखेंगे राजतरंगिणी ये ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रथम मानी बहुत महत्व रखता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी ऐतिहासिक ग्रंथ, जो जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनमें राजतरंगिणी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीरी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। देखिए, रजत तरंगिणी जो है, ऐतिहासिक ग्रंथों में रजत तरंगिणी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस ग्रंथ के माध्यम से जो है हमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीरी राजाओं का इतिहास पूरा मिलता है। किसमें मिलता है? वो रजत तरंगिणी में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण, यानी क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जो विवरण मिलता है वो रजत तरंगिणी में ही मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे
कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद्र द्वारा प्राकृत भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी हेमचंद और कुमारपाल का जो चरित्र लिखा गया है वो हेमचंद द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के संदर्भ में चालुक्य वंश जितने शासक थे, यानी हेमचंद द्वारा जो रचित कुमारपाल चरित्र का जो है इसमें चालुक्य वंश के जितने भी जो है शासक हुए उनके संदर्भ में पूरी जानकारी हमें कुमारपाल के चरित्र से जो किताब है उससे हमें मिलती है। उसके बाद आता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित 1305 ईस्वी ग्रंथ है। यानी 1305 ईस्वी में रचित, यानी मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित ये जो है क्या है, ये एक किताब थी, ग्रंथ है यानी कह सकते हैं प्रबंध चिंतामणि। अब इसके आगे हम और देखेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट हम सारी चीज़ें समझते जाएंगे जिससे आसानी से सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। प्रबंध चिंतामणि की गणना एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में की जाती है। यानी प्रबंध चिंतामणि की जो गणना है एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में की जाती है। तो ये चीज़ें हम आसानी से सारी चीज़ों को हम समझते जा रहे हैं, समझेंगे और आसानी से हमें सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आसानी से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। उसके बाद आता है वसंत विलास। वसंत विलास यानी ये कौन थे, महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी जो वसंत विलास है वो महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित है। और इस ग्रंथ में चालुक्य वंशीय शासकों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जो ये तुम्हारा वसंत विलास है इस ग्रंथ में महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित है, यानी इन्होंने लिखा है, रचित ग्रंथ है। और इसमें चालुक्य वंश के जितने भी शासक थे उनकी भरपूर जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिलेगी। फिर उसके बाद आता है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी ये किसके द्वारा रचित है, ये सोमेश्वर द्वारा, यानी सोमेश्वर जो द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में भी यानी सेम इस ग्रंथ में भी चालुक्य वंशी शासकों, जितने चालुक्य वंशी शासक थे उनकी पूरी जानकारी आपको इस कीर्ति कौमुदी में मिलेगी। फिर उसके बाद आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ की रचना एक कश्मीरी पंडित जयनाथ ने की थी। यानी प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ जिसकी रचना एक कश्मीरी पंडित जयनाथ ने की थी।
यानी जो ये पृथ्वीराज विजय है, इस ग्रंथ की रचना जो की थी एक कश्मीरी पंडित ने जो की थी, वो उनका नाम जयनाग था। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जो है समझा। अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद अगर इस तरह की और भी देखिए हमारे चैनल से लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी, और आपके कंपटीशन में जो कंपटीशन आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जीएस का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो आसानी से आप क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल साथ लगातार जुड़े रहें, और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारी लाइक करें, और आपको ज़्यादा अगर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी लोगों तक पहुंचाएं, जिसके माध्यम से इस तरह की बहुत सारी जानकारियां उन्हें प्राप्त हो सकें। थैंक यू।